नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रानी पद्मिनी कहानी का भाग 2। दोस्तों, पर यदि आपने रानी पद्मिनी कहानी का भाग 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसे अवश्य देखें, क्योंकि तभी आपको इस दिलचस्प कहानी के बारे में पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रानी पद्मिनी कहानी का भाग 2। वजीर का लड़का बार बार अपने आप को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी। क्या हो सकता था? आसमान में अचानक से गड़गड़ाहट हुई। दोनों ने जब ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार मुंह में फुसफुसाया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर धूमधाम से उसका स्वागत किया, उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सबने एक सिंहासन पर आसीन करा दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। फिर एक मुखिया ने ताली बजाई और वह सब परियां बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ, जो आज्ञा हमारी सरकार। और वह उस ओर जाने लगी। यहाँ पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे थे। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि जो दोनों एक संकट में फंस गए। परी उस पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें बुलाने का आदेश दिया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। कोई चारा नहीं था। अब राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुँचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, यहाँ पर बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत ना हुई। कुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि तुम कौन हो? तो राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुप खड़ा रहा। राजकुमारी ने कहा, देखो, यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की और एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने आप को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैं सिर्फ उसी से ही शादी करूँगा। मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महल का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े ही सरल भाव से कहा, ओह, तो ये बात है। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी, पर एक शर्त पर। तो आगे से राजकुमार ने कहा, कौन सी शर्त? तो राजकुमारी ने कहा, पद्मिनी को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंहद्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों? वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? मैं बहुत आसानी से वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बहुत ही भोले हो। अरे, वहाँ पहुँचना हंसी का खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंहद्वीप का रास्ता वहीं से होकर गुजरता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा लेगा। राजकुमार हैरान होकर बोला, तब क्या करेंगे? राजकुमारी ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो। ये लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपनी अंगुली में पहने रहोगे तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं हो पाएगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार राजकुमारी को कहने लगा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो।
राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। अब रात बीतने वाली थी। राजकुमारी उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश वहां आया। यहाँ पर वजीर का लड़का बड़ी ही बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के में उसकी जान में जान आ गई। तब राजकुमार ने उसे आप बीती सुनाकर कहा, देखो कभी कभी बुराई में से भी भलाई निकल आती है। फिर दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर निकल दिए और उन पर सवार होकर जैसे ही वो चलने लगा तो फाटक खुल गया, पर वह इस प्रकार दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, ये तो पहला पड़ाव था, अभी तो ना जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना पड़ेगा। वे लोग जादुई भाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल फिर से घिर आए। जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे हुए थे। राजकुमार लेट गया और उसे लेटते ही बहुत ही गहरी नींद आ गई। वो वहीं सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद नहीं आई। वह बैठा रहा। अचानक देखता क्या है कि बगल के कमरे में एक काला नाग आया। यह उसी का घर था। अपने घर में उन अजनबी आदमियों को देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गया। वह बड़े जोर की फुफकार मारकर राजकुमार की ओर बढ़ा। राजकुमार तो बेखबर सो रहा था। वजीर के लड़के ने म्यान से तलवार निकालकर झट से उस सांप पर वार कर दिया और उसके 2 टुकड़े कर डाले। फिर तलवार से उसे एक कोने में पटक दिया। बाहर अब भी पानी बरस रहा था। वजीर का लड़का उठकर जब दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, थोड़ी देर बाहर का नजारा देखता रहा। सोचने लगा कि बैठे बिठाए राजकुमार ने यह क्या मुसीबत मोल ले ली है। अच्छा होगा कि अब भी उसका मन बदल जाए और हम वहाँ से वापस चले जाएं। पर वह राजकुमार को जानता था। वह बड़ा ही हठी था। जो सोच लेता था उसे पूरा करके ही रहता था और ना जाने उसके मन में क्या क्या विचार और दिमाग में चक्कर लगाते रहे। पानी थम गया तो उसने राजकुमार को जगाया। राजकुमार उठ बैठा और बोला, बड़े जोर की नींद आ गई। तभी उसकी निगाह उस काले नाग पर पड़ी। वह चौंक कर खड़ा हो गया और विस्मित आवाज में बोला। तो वजीर के लड़के ने सारा हाल सुनाते हुए कहा, वह तो अच्छा हुआ कि मुझे नींद नहीं आई। अगर मैं भी सो गया होता तो ये नाग हम दोनों को इधर ही डस लेता और हमारा सारा सफर इधर ही समाप्त हो जाता। राजकुमार वजीर के लड़के के मुंह से सारी दास्तान सुनकर बोला, मित्र, जिसे भगवान बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। यह भी याद रखो, हम लोग एक बड़े काम के लिए घर से निकले हैं। जब तक हमारा वो काम पूरा नहीं हो जाएगा, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। वजीर के लड़के ने इस संबंधी कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ने अपना सामान संभाला, घोड़ों पर जीन कसी और आगे बढ़ चले। चलते चलते एक तालाब आया। सूरज सिर पर आ गया था। आसमान एकदम साफ हो गया था। वहाँ वे रुक गए, भोजन किया। थोड़ी देर उन्होंने विश्राम किया, फिर आगे को चल दिए। आगे एक बड़ा घना जंगल था। इतना घना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लग रहा था कि वहाँ पर डाकू छिपे हो सकते हैं। वहाँ से निकलना हंसी का खेल नहीं था। अब उन्हें ये जानकारी मिली तो वजीर के लड़के का दिल दहल उठा कि वहाँ पर डाकू हैं। उन्होंने राजकुमार की तरफ देखा, पर राजकुमार तो जान हथेली पर लेकर निकल पड़ा था। उसने कहा कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। दोनों उस जंगल में घुस गए। जैसे बताया गया था उन्होंने वैसा ही जंगल पाया। अंधियारी रात का सा अंधकार फैला हुआ था। आगे आगे राजकुमार, पीछे पीछे वजीर का लड़का। जानवरों की नाना प्रकार की आवाजें आ रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। वे लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोक लिया। खड़े होकर देखा तो सामने एक बाघ खड़ा था। क्षण भर में उन दोनों का खात्मा हो जाने वाला था। पर मौत सामने आ जाती है तो कायर भी शूर बन जाता है। वजीर के लड़के ने आव देखा ना ताव, घोड़े से कूदा और तलवार से उस पर बड़े जोर से वार कर दिया। राजकुमार ने भी भाले से उस पर वार कर दिया।
बाघ वहीं पर ही ढेर होकर भस्म हो गया। अब तो दोनों और भी चौकन्ने हो गए। बहुत से जानवर उनके पास से निकले, परंतु वे इतने खूंखार नहीं थे। घोड़ों को देखकर रास्ते से हटते चले गए। वे लोग पल भर में भी नहीं रुके, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि अब वो कितना जंगल पार कर चुके हैं। सूरज ने भी अब वहां पर हार मान ली थी। उन्हें डर था कि कहीं रात ना हो जाए। रात में जंगली लोमड़ी भी शेर बन जाती है। जंगली सुअर, नील गाय, भैंसे, शेर, चीते सब इधर उधर घूमने लगते हैं। पर वहां तो दिन रात एक सा ही था। उजाले का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। उनके हौसले के आगे जंगल ने हार मान ली। जंगल समाप्त हुआ, खुला मैदान आ गया। दिन ढल गया था। मारे थकान के दोनों पस्त हो रहे थे। वजीर के लड़के ने राजकुमार से कहा, अब हम यहीं कहीं कोई अच्छी सी जगह देखकर ठहर जाते हैं। हम लोगों की ताकत जवाब दे गई है और हमारे घोड़े भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। राजकुमार ने उसके प्रस्ताव को मान लिया। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पेड़ों की एक झुरमुट में उन्होंने डेरा डाला। पास में ही एक कुआं था। उससे पानी लेकर स्नान किया और फिर ताजा होकर खाना खाया। वजीर के लड़के ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज की रात में खूब सोऊंगा और तुम पहरा देना। राजकुमार बोला, ठीक है। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। पर थके होने पर भी वजीर के लड़के की आंख नहीं लगी। वह चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। राजकुमार थोड़ी देर चौकीदारी करता रहा, परंतु फिर उसे भी नींद ने घेर लिया और वह सो गया। वजीर के लड़के को यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया, पर वह क्या कर सकता था। राजकुमार तो राजा का बेटा था और वह उसका चाकर था। राजकुमार की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य था। इसी के लिए ही तो वो उसके साथ आया था। जैसे तैसे सवेरा हुआ। वजीर के लड़के ने राजकुमार को जगाया। आंखें मलते हुए राजकुमार जगा और उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि जागता रहूं, पर मैं इतना थक गया था कि ना चाहते हुए भी मेरी पलकें भारी हो गई और ना जाने मुझे कब नींद आ गई। वजीर के लड़के को उस पर अब क्रोध नहीं, दया आ रही थी और उसने कहा, कोई बात नहीं। फिर राजकुमार का दिल रखने के लिए मुस्कुराकर कहा, ईश्वर को धन्यवाद दो कि कोई भी घटना नहीं हुई। अनजानी जगह का आखिर क्या भरोसा कि कब कहां पर क्या हो जाए। फिर वो दोनों तैयार होकर आगे बढ़े। चलते चलते काफी समय हो गया था। आगे उन्हें एक नगर दिखाई दिया। उसे देखकर वजीर के लड़के का माथा ठनका। राजकुमार तो भूल गया था, पर उसे याद था। परियों की राजकुमारी ने कहा था कि रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ेगी। हो ना हो ये वही नगरी है। उसने राजकुमार से कहा, हम इस नगरी के किनारे से रास्ते से निकल चलते हैं, बस्ती में नहीं जाएंगे। राजकुमार ने तुनक कर कहा, इतने दिनों से हम जंगलों और मैदानों में घूम रहे हैं, जैसे तैसे तो एक नगर आया है और तुम कह रहे हो इससे। तो दोस्तों, क्या वजीर का लड़का जो बार बार राजकुमार को वापस जाने के लिए कह रहा था, क्या इसके पीछे कोई कारण था? क्या राजकुमार का यह निर्णय उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? क्या राजकुमार ने ये सही निर्णय लिया था कि हमें उस जादू की नगरी के बीच में से ही होकर गुजरना चाहिए था, या तकदीर ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था? क्या वो रानी पद्मिनी तक पहुंच पाएगा और क्या वो इन सभी संकटों से सामना कर पाएगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए देखिए रानी पद्मिनी का भाग 3, जिसमें हम आपको रानी पद्मिनी की कहानी का अंत बताएंगे। और दोस्तों, यदि आपने रानी पद्मिनी की कहानी का भाग 1 और 2 नहीं देखा है तो कृपया इसे देखिए, क्योंकि तभी आप कहानी के अंत को अच्छी तरह से जान पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की रोचक और भगवान से संबंधित कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार रानी पद्मिनी के कहानी के अंत के साथ और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।